हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी एक और ऐसी फिल्म के बारे में जो जब रिलीज हुई थी तो बुरे तरीके से फ्लॉप रही। वो बात अलग है कि बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले और कुछ शायद अवार्ड्स जीते भी होंगे, लेकिन आज अगर इस फिल्म को देखा जाता है ना, तो एक तरीके से ये एक कल्ट मोटिवेशनल मूवी का खिताब इस मूवी को मिलता है। और इस मूवी का नाम है उड़ान, जो आई थी सन 2010 में। मैं आपको अपना ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊं तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब मैंने इसके बारे में सुना था, बहुत अच्छी पिक्चर है। देखिए, ऐसी फिल्मों को ना तारीफें तो बहुत मिलती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो जगह नहीं मिलती जो ये डिजर्व करती हैं। नो मैटर, आज इन्हें अगर यूट्यूब पे आप देखें तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। लोग इस मूवी को देखकर रोते हैं, अपने आप को इस मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज का बड़ा दुख रहता है कि इतनी अच्छी फिल्मों को क्यों नहीं बॉक्स ऑफिस पर वो कलेक्शन मिलता जो ऐसी घटिया तरीन मूवीज को मिल जाता है, जिसमें ना सर होता है, ना पैर होता है, ना गुर्दा होता है, ना फेफड़ा होता है। खैर, नसीब अपना अपना, किस्मत अपनी अपनी। लेकिन ये जो मूवी है, ये हर एक उस बच्चे को देखनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उसके पास सब कुछ है, अगर कमी है तो सिर्फ हिम्मत की। अक्सर मैंने देखा है कि, देखा क्या, आप लोग जानते ही हैं कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी उन्हें स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है, उनको शहीद का नाम दिया जाता है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी खुद की आज़ादी, अपने व्यक्तित्व की आज़ादी की डिमांड करता है या खुद को आज़ादी दिलाने का ये प्रस्ताव किसी के सामने रखा जाता है या वो रखने की कोशिश करता है, तो ये समाज ये अपने उसे सेल्फिश करार देते हैं, उसे बागी करार देते हैं, उसे ये कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। देखिए, अपने बारे में ही सोचते रहना गलत है, बिल्कुल गलत है कि भाई आप हर वक्त अपने बारे में ही सोच रहे हो, आप हर मौके पर सेल्फिश हो रहे हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें हमें ही सोचना है अपने बारे में, हम ही खुद को समझ सकते हैं। और ये तब समझ सकते हैं जब हम हिम्मत करेंगे अपनी अंदर की सच्चाई को लोगों तक बयां करने के लिए। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है कि बस एक हिम्मत करनी होती है। अगर आपने वो हिम्मत कर ली ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आपकी उड़ान पर कोई काबू रख नहीं सकता। तो यही इस फिल्म की कहानी है। ये कहानी है एक 17 वर्षीय लड़के की जो हॉस्टल से निकाल दिया जाता है अपनी शरारतों के चलते, और अपने पिता के पास वापस घर आ जाता है। और जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने तो शादी कर ली है और उनसे एक 6 साल का बेटा भी है, पर उस बच्चे की माँ नहीं है। और जो बाप है वो इतना सख्त है, इतना सख्त है कि उसकी अच्छाई भी उसकी दरिद्रगी के आगे जो है वो दिखाई नहीं देती है। आप दरिद्रगी कह लो, दरिंदगी कह लो, भक्षकपना कह लो, जो वो फादर अपना दिखाता है। और वो किरदार निभाया है रौनित रॉय ने, और उनके छोटे भाई का, रौनित रॉय के छोटे भाई का किरदार निभाया है राम कपूर ने। आप देखिए, ये दोनों ही एक्टर्स टेलीविजन से हैं और दोनों के दोनों एकता कपूर के एक वक्त के बहुत लाडले हुआ करते थे, बड़े प्यारे हुआ करते थे। एकता कपूर को ये दोनों ही बड़े अच्छे लगा करते थे। लेकिन आज शायद इन दोनों से एकता कपूर को अब ज्यादा लगाव रहा नहीं। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो तो मैं नहीं जानती हूँ। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा मसला रहता है, ट्रक्स वगैरह आते रहते हैं तो उनका शोर आता रहता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी, बट मैं भी मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास और कोई जगह नहीं है।
तो खैर, तो जो रोनित रॉय का जो कैरेक्टर है ना, सच में रोनित रॉय ने वाकई अपनी जिंदगी का, मैं तो कहूंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। मैंने आज तक कभी भी रोनित रॉय को सीरियल में, जो भी उन्होंने सीरियल किए, चाहे कसौटी हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी हो, कितने भी उन्होंने सीरियल्स में काम किए, मुझे कभी भी उनकी एक्टिंग लगी नहीं। मुझे हमेशा उनका काम बहुत ही एक्सप्रेशन लेस लगता था। मुझे लगता था कि उनके पास एक्सप्रेशंस ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा मुझे उनका काम कभी अच्छा लगा ही नहीं। लेकिन इस फिल्म से उन्होंने मेरी उन शिकायतों को भी दूर कर दिया, क्योंकि वाकई एक जल्लाद, एक खड़ूस बाप का जो किरदार उन्होंने निभाया है, सच में आपको रोनित रॉय का ये किरदार देखकर समझ में आ जाएगा कि बाप बनने में और कहलवाने में, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये रोनित रॉय ने अपनी एक्टिंग से साबित किया है कि वाकई आपको इस किरदार से अजीब तरीके की नफरत हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस किरदार में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढूं, जहां पर वो अपने बेटे को फैक्ट्री लेके जाता है कि भाई तुम अब मेरे साथ काम करोगे, तो वहां के वर्करों को वो कहता है कि बिल्कुल इस पे रियायत मत बरतिएगा, ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा समझकर इसकी गलतियों को इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल अगर ये गलती करे तो इसके खिलाफ बोलने से बिल्कुल भी मत झिझकिएगा। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि अपने बेटे को जो है एक नॉर्मल एनवायरनमेंट अपने काम में देना, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा बनने से पहले पहले वो मजदूर बनेगा, पहले वो प्रजा बनेगा, पहले वो प्रजा में बैठकर प्रजा की तकलीफों को समझेगा। तो ये चीज मुझे रोनित रॉय की अच्छी लगी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी मोमेंट आए जब रोनित ने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उसने अपने बच्चों से, दोनों बच्चों से, एक 6 साल के बच्चे से और एक 17 साल के बच्चे से माफी भी मांगी। लेकिन कभी कभी आपकी जो क्रूरता होती है ना, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी अच्छाई उसमें ढक जाती है, दब जाती है। जैसे एक अब्यूजिव हस्बैंड होता है, वो 10 चांटे मारने के बाद अगर अपनी पत्नी को एक डायमंड सॉलिटर लाके दे देगा, तो अब आप ही बताइए, क्या उसकी पत्नी उस सॉलिटर को देखेगी या उस 10 चांटों को देखेगी, उसके दर्द को महसूस करेगी जो उसने खाए हैं अपने पति से। तो कुछ ऐसा ही किरदार जो है रोनित रॉय ने निभाया है, एक तरीके से इमोशनली, फिजिकली अपने बच्चों को जिस तरीके से रोनित रॉय फिल्म में अब्यूज करता है। मतलब ऐसे फादर्स होते हैं जो, मतलब कहते हैं ना कि जो चीजें उनके साथ हुई वही चीजें इंसान जब सहता है, देखता है, तो मन में ये सोचता है कि यार जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगा। लेकिन ये ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फादर्स होते हैं जो, जिनके पिता उनके साथ ऐसी सख्ती करते हैं, तो वही सख्ती एज अ विरासत ये अपने बेटों को देते हैं। और सच में मैंने देखा है, जब बाप जरूरत से ज्यादा सख्ती करता है ना, तो उनके बेटों की मानसिकता पर इतना गंदा असर पड़ता है। एक बेटा बागी हो जाता है, बिल्कुल अपने बाप के साथ बात करने को भी तैयार नहीं होता, और एक बेटा है जो खुद को सरप्रेस कर लेता है, लेकिन एक वक्त बाद वो भी जो है अपने बाप से डरना छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर खत्म ही हो जाए। तो एग्जैक्टली इस मूवी में भी ऐसा ही होता है कि जो बेटा होता है वो फिर एंड में उसे अपने बाप का रद्दी भर भी डर नहीं रहता, वो अपने पिता को छोड़ देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने 6 साल के छोटे भाई, सौतेले भाई को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो देखता है कि चलो मेरे पास तो मेरी माँ थी, मेरे पास फिर
जो है एक लाइफ थी, एक आज़ादी थी, मुझे अच्छे दोस्त मिले, मैं हॉस्टल में था। ठीक है, मेरा बाप मुझसे 8 साल तक कभी मिलने नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी एक ग्रोथ हो गई। मैंने फिर अपनी लाइफ में अच्छी मोमेंट्स देखे हैं। मेरी मेरी माँ के साथ में बहुत अच्छे इमोशनल मोमेंट्स हैं। मैंने अपनी माँ के साथ इतना वक़्त बिताया, लेकिन इस बच्चे के पास तो कोई मेमोरी ही नहीं है। और जो उसे मिल रहा है, और ऊपर से सोने पे सुहागा। आप पिता की हिम्मत देखिए कि वो तीसरी शादी कर रहा है, और जिस औरत से शादी कर रहा है उसकी ऑलरेडी एक बेटी भी है। यानी कि अपने 6 साल के बेटे को बेल्टों से मारने वाला पिता अब किसी और के बच्चे को अपनाने लगा है। उससे ये पूछो, पहले अपने बच्चों को तो तुम ठीक से अपना लो पापा जी, फिर किसी सौतेले बच्चे को अपनाना। तो आप सोचिए, ये बापों का भी एक अलग ही स्वैग रहता है। मतलब क्यों भूल जाते हैं कि भाई जमाने के साथ फादर्स नहीं चेंज होते। उनको लगता है एज अ फादर क्या मैं कुछ भी ना बोलूं, लेकिन कुछ भी ना बोलकर आप इतना बोल जाते हैं कि फिर एक वक्त के बाद आपकी औलाद को ही आपकी सुननी नहीं होती, उसे आपसे दूर भागना होता है। और इसके लिए फादर फिर जिम्मेदार, अगर माँ है तो माँ को दिया जाता है कि तूने बच्चों के मन में जहर भरा है, या फिर आजकल की जो अपब्रिंगिंग है, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उसी को ही दोष दिया जाता है। तो यहाँ पर यही होता है सब कुछ। आपको ये सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, किस तरीके से एक फादर की सख्ती कि भाई लड़का राइटर बनना चाहता है, उसमें हुनर है, वो अच्छा लिखता है, उसमें वो काबिलियत है, लेकिन मजाल है कि बाप उसको अप्रिशिएट कर दे। बाप को लगता है अप्रिशिएट करूंगा तो कहीं ये चला ना जाए, और फिर होता क्या है एंड में। अगर आपको किसी को, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक चीज बहुत छोटी उम्र से सीख ली थी कि अगर आपको किसी को वाकई अपने करीब रखना है ना, तो उसको अपने से दूर जाने दो। उसकी हर छोटी बात पे, हर उसके अचीवमेंट पे, हर उसके ख्वाब पर अगर आप ताली बजाओगे ना, अगर आप उसे समझोगे, सपोर्ट करोगे, वो भले ही आपसे फिजिकली दूर चला जाए, लेकिन वो इमोशनली हर वक्त आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कहने को अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, लेकिन वो इमोशनली होते भी हैं अवेलेबल उनके लिए, लेकिन अंदर से वो खत्म से हो जाते हैं, वो दूर से हो जाते हैं अपने माँ बाप से, और उनको ये बात माँ बाप को पता ही नहीं चलती है। और अगर उन्हें समझाना भी चाहे ना, तो वो नहीं समझते, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि इस फिल्म में फादर की नहीं आया। बहुत ही मतलब, ठीक है चला गया तो चला गया, कोई फादर को कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब वो बंद करने के बाद रोया, हंसा, वो तो खैर नहीं दिखाया। बट ट्रस्ट मी, ये मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए भाई। अगर आप किसी की उड़ान, उसकी उड़ान भरने का, हर किसी को उड़ने का हक है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो इंसान हो, हर किसी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का वो हकदार है। लेकिन जब अपने ही माँ बाप जो हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तब फिर माँ बाप कितने भी मजबूर हों, फिर एक टाइम बाद बच्चों को माँ बाप की जेन्युइन मजबूरी भी दिखाई नहीं देती। क्योंकि कई माँ बाप बहुत ज्यादा इमोशनली बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। उनको जब गुस्सा आता है, उनके गुस्से, उनकी लाइफ के ट्रॉमा सब जायज हैं, लेकिन जब बच्चे अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपनी व्यथा सुनाना चाहते हैं, तो वो सुनना भी नहीं चाहते, वो समझना भी नहीं चाहते, ना उनमें इतना पेशेंस है, लेकिन हर वक्त अपनी बातें बच्चों पर थोपते रहते हैं। अपने किस्से, अपने कांड, अपनी तकलीफें वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब बच्चों को हूफ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो समझ ही नहीं आता। उनको लगता है कि भाई हमने तो यो जो अपने माँ बाप से सीखा हमने वो किया, जो तुम वही क्यों नहीं करते हो, जो हम कर रहे हैं तुम भी वो करो। लेकिन भूल जाते हैं कि हर जनरेशन का अंदाज, उसकी सोच अलग होती है। तो यही चीज इस मूवी से मुझे सीखने को मिली, और ये मूवी वाकई बहुत अच्छी है। लिटरली वो लड़का जो हीरो है, वो भागता है लिटरली अपने फादर से।
उसको भागते हुए दिखाया, बाप उसके पीछे दौड़ रहा है। वो जो कुछ एंड के वो जो कुछ क्षण होते हैं ना, वो इससे पता चलता है कि मतलब अपनी मेंटल पीस की कीमत क्या होती है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि भाई ऐसी मूवीज एक एजेंडा लेकर आती हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करती हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसे आज भी फादर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी माएँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं जो ओवर डोमिनेटिंग होती हैं और अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों पे निकालती हैं कि ये तो अपने बाप जैसा है, ये बाप जैसी है, तो मारो इसको, गुस्सा निकालो। छोटी छोटी बात पर सुनाना, एक बार शुरू होना तो खत्म ही नहीं होना, बड़ 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 बड़, गालियों पे गालियां, बातों पे बातें, तानों पे ताने सुनाती जाती है, क्योंकि उनको उनकी बेसिकली पुराने जमाने की जो मदर्स होती थी ना, उनकी थेरेपी यही होती थी। बच्चों को सुनाते जाओ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते जाओ। मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरा सत्यानाश ही हो गया, तेरे बाप ने ये कर दिया, तेरी दादी ने ये कर दिया, तू क्या कर रहा है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहाँ होती क्या होती, मैं तंग आ चुकी हूँ, सारा दिन मरती रहती हूँ, खड़ती रहती हूँ, खपती रहती हूँ, लेकिन तुझे अपनी माँ की ये हालत नहीं दिखाई देती। अगर तुझे नहीं दिखाई देती तो तेरा बाप क्या देखेगा, तेरी दादी क्या देखेगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऊंचा ऊंचा बोलना, ऊंचा ऊंचा रोना, और बच्चों को ये समझ ही नहीं आता था। और वो बच्चे होते थे वो खेल कूद में भूल जाते थे। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं, जब उनकी लाइफ एक तरीके से डार्क हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारा भविष्य क्या है, तो फिर पास्ट की ये जो कहते हैं ना, जब बारिश आने लगती है तो बिजली चमकती है, तो एक तरीके से यही होता है। जब भविष्य दिखाई नहीं देता तो पास्ट की बिजलियां कड़कती हैं, और जब पास्ट की बिजलियां कड़कती हैं तो फिर वही ट्रॉमा सामने आता है कि यार कितनी गालियां खाई हमने, क्या क्या सुना, वो सारी बातें याद आती हैं। और जब आप अपने घर वालों को बताते भी हो, शायद कुछ क्षण के लिए वो आपको सिंपैथाइज कर भी देते हैं, लेकिन वापस से, क्योंकि वो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जाओ तो मिल लो किसी काउंसलर से, जाओ चले जाओ। वही वाली बात होती है ना, काउंसलर क्या कहता है, क्यों लोग काउंसलर के पास जाना चाहते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो जो काउंसलर होता है वो ना आपको जज करता है, और वो आपको एक विक्टिम की तरह देखता है, विक्टिम की तरह। लेकिन आपके घर वाले आपको विक्टिम की तरह नहीं देखते। वो कहते हैं हमने इतना दिया, इतना किया, इतना पढ़ाया लिखाया, रातों को जाग जाग के तुम्हारे नोट्स बनाए, अब तुम ही नहीं पढ़े तो इसमें हम क्या करें, हमने तो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डाला, तुमको एक्टिविटीज करवाई, ये करवाया वो करवाया। तो यही होता है। तो ये पहले के जो माँ बाप की थी ना, ये थेरेपी हुआ करती थी कि बच्चों को कोसो, बस कोसते ही चले जाओ, एक बार ये जनरेटर शुरू हुआ तो बस होके ही रहेगा, जब तक सब कुछ निकल नहीं जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। अगर ये तुमने नहीं किया, ये कर लिया, तो फिर देखना मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगा। फिर उसके बाद जी बाप बीच में अगर आ गया कि क्या है, क्यों इतना बोल रही है, तो बस फिर शुरू होते होते फिर माँ बाप में लड़ाई हो जाती थी। यानी कि फिर सारी रात बच्चा अंधेरे में डर के यही सोचता रहता था कि अब पता नहीं सुबह क्या होगा, सुबह मुझसे कौन बात करेगा, कौन मेरी बातों को समझेगा, क्या वापस से मुझसे कोई बात करेगा, मम्मी का चेहरा, पापा एक दूसरे से बात करेंगे, फिर से कैसे मैं सुबह उठूं या ना उठूं, या मेरी नींद खुले ही नहीं। ऐसे बच्चे अंधेरे में सोच सोच के सो जाते थे। बहुत ज्यादा बच्चे देखते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी भी ये बात समझ नहीं आती। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि ये सारी चीजें देखी हैं मैंने अपने आसपास। जो बच्चों को जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ हमारे टाइम के जो बच्चे हुआ करते थे वो इतने वोकल नहीं हुआ करते थे कि भाई किसी से जाके डिस्कस करें, क्या करें, डरते थे। आजकल तो फिर जमाना बहुत बदल गया है, काउंसलिंग है, ये है, छोटी छोटी बात पर आपको आपको काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, ये होता है वो होता है। पर उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। बच्चे अंदर ही अंदर सोचते रहते थे, डरते रहते थे, क्या करें क्या ना करें, किसको बताएं। और फिर उसके बाद
अगले पल देखते थे कि वही माँ बाप जो 2 रात पहले इतना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वो अपना किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं और बात खत्म हो जाती थी। फिर से 15-20 दिन बाद दिन अच्छे निकलते थे, फिर कोई इवेंट होता था, ये चीज फिर से होती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि माँ बाप में लड़ाई होती थी, सारी सारी रात, आधी आधी रात तक माँ बाप लड़ते रहते थे। बच्चे बाहर छुप छुप के आते थे, सोचते थे ये लड़ाई कैसे रुकवाए, तो कोई गमला पड़ा होता था तो उसको फेंक देते थे कि भाई उसकी आवाज सुन के माँ बाप जो हैं वो कमरे से बाहर आएंगे, झगड़ा रुक जाएगा। बहुत ज्यादा झगड़े देखे हैं मैंने अपने आसपास। और फिर जब माँ बाप के बीच में लड़ाई होती थी तो बाप दूसरी कमरे में जाके सोया हुआ है, बच्चे मना रहे हैं, तो बाप कहता है अगर तुम लोग मत मनाओ मुझे तो चले जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा उठ के बंद कर लूंगा। तो माँ बच्चों को लेकर अलग कमरे में सो जाती थी, बाप अकेला दूसरे कमरे में सो जाता था। और औलाद जो है वो सारी रात यही सोचती रहती थी कि क्या मेरे मम्मी पापा सुबह उठ के सुबह बात करेंगे नहीं करेंगे। ये चीजें, ये भी तो एक हैरेसमेंट है, ये भी तो एक इमोशनल हैरेसमेंट मैं देखती हूँ कि माँ बाप बच्चों पे करते थे। और उसके बाद वही माँ बाप जब बच्चों को दुहाई देते हैं ना कि एज अ मदर एज अ फादर हम ये भी ना बोले, हम ये भी ना कुछ करें, तो फिर हम चुप रह जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पास्ट में उन्होंने अपने एक्शन से, अपनी स्पीच से, अपने वर्तन से कितना बच्चों को मेंटली हर्ट किया है, वो नहीं सोचते। वो उनको लगता है अरे हमारे माँ बाप भी लड़ते थे, हम भी सुनते थे, भूल जाते थे, तुम्हें क्या हुआ। क्योंकि जो डे बाय डे, देखो जो हमारी जो जनरेशन थी ना, उसने बड़ी हिम्मत से चीजें पार तो कर ली एक सर्टेन एज में। आजकल तो बच्चे छोटी छोटी एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम लोगों को डिप्रेशन जब तक समझ में आया तब तक हमारी एक अच्छी खासी एज हो गई थी, उसके बावजूद भी हमने बड़ी हिम्मत से सारी चीजों को क्रॉस किया। लेकिन देखो हम लोग भी तो इंसान हैं, हम लोग भी अब एक सर्टेन एज में पहुंच गए हैं जहां पर अब हमें आगे भविष्य का कुछ पता नहीं है। तो वही पास्ट की बातें खुलती हैं, और जब खुलती हैं तो फिर बहुत सारे किस्से याद आते हैं, और जब किस्से याद आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। और अनफॉर्चुनेटली उन तकलीफ को अगर हम बयां करें तो कोई कहेगा यार छोड़ो यार, कब तक पुरानी बातों में जियोगे, आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने को है ही क्या। काश, कभी कभी हम सोचते हैं कि काश वाकई कुछ ऐसा, कुछ मोमेंट, कोई ऐसी हमें दवाई मिल जाए जिसे खाकर हम वापस से अपने बचपने में चले जाएं, और जो गलती, जो समझ आज हमें मिली है उसको उस वक्त हम अप्लाई करें। लेकिन नहीं, वो गाना है ना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। वाकई अब ये महसूस होता है कि हम वापस से कितना कुछ खो चुके हैं, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसीलिए मैं माँ बाप से हाथ जोड़ती हूँ, जो आपके बच्चों का जो बचपन है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप ओवर सॉफ्ट पेरेंटिंग करें, लेकिन इतनी भी हार्ड पेरेंटिंग ना करें कि बच्चे जब एक सर्टेन एज में जाकर अपने बचपन को याद करें तो उनके चेहरे पर हंसी कम और आंख से आंसू ज्यादा निकले। तो ये सारी बातें आपको मैं इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से जो मैंने महसूस किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिल्म में सभी का काम बहुत अच्छा है। रजत है मेन लीड, रजत बरेचा नाम है। आई एम सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, तो मैं उनको रजत ही बोलूंगी। यही फिल्म थी जिससे उनको पहचान मिली, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने किया नहीं जिससे उनकी पहचान दुगनी तिगनी बढ़कर सामने आए। अभी भी वो छोटे मोटे वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो उनको इस मूवी से मिली थी वो उनको नहीं मिली। हालांकि उन्होंने निभाया तो एक 17 वर्षीय लड़के का किरदार था, बट एक्चुअल में वो 21 साल के थे उस वक्त। और इस मूवी में एक चीज और देखी कि जो ये अल्फा मेल फादर्स होते हैं ना, ये अपने बेटों को इतना सख्त बनाने के चक्कर में उनकी इतनी लेते हैं ना,
मतलब कि तू लड़की है, तू ये है, तू ऐसा है, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, लड़की लगता है। मतलब कि हमेशा एक बाप ना अपने बेटे को अपने जैसा बनाने में इतना पागल हो जाता है, मतलब ठोक पीट के कि भाई मुझे अपने लड़के को अपने जैसा बनाना है या अपने से भी ज्यादा सख्त बनाना है। लेकिन सख्त बनाते बनाते अपने बेटे की साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहता है जाओ मुझे कुछ नहीं करना है, मैं घर पे बैठूंगा, मैं कमाऊंगा ही नहीं, हाँ मेरा नहीं है इतना टेक्निकल माइंड, कर लो जो करना है। यही होता है। आप देखिए कोई हस्बैंड अगर छोटी छोटी बात पर लड़ाई पे बीवी पे हाथ उठाता चला जाएगा तो फिर बीवी की साइकोलॉजी इतनी बिगड़ जाती है कि वो ढीठ हो जाती है, फिर वो भी पलट के मारती है। और फिर बच्चों ये सब देखते हैं तो फिर बच्चे भी माँ के साथ मिलकर बाप की वो हालत कर देते हैं ना कि बाप की जिंदगी तबाह होने की नौबत आ जाती है। तो वही वाली बात है कि ओवर डोमिनेटिंग, ओवर सरप्रेस करने वाले पेरेंट्स के बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती। दबे हुए, डरे हुए जो लड़कियां होती हैं उनकी तो शादी कर दी जाती है। वो भी सोचती हैं यार चलो हम शादी कर लेंगे, इस नरक से निकल के स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि नरक से निकल कर और इससे भी गहरे नरक में जाने वाली है, और वहां से बनती नहीं है, वापस से नरक से निकलकर पहले वाले नरक में आ जाती हैं, और फिर डिप्रेशन में ऑलरेडी रह रही होती हैं और चली जाती हैं। तो बड़ा बुरा हाल है। लड़के हैं जिससे कहोगे उसकी शादी, मतलब जिससे हम कहेंगे तुम्हारे को उसके शादी करनी पड़ेगी, शादी कर ली है तो अब बच्चा करो, अब बेटा हो गया तो एक और बच्चा कर लो। मतलब आप बच्चों को किस पर्पस के लिए लाए हैं पहले वो क्लियर करो। अपनी सेवा करवाने के लिए, या अपनी चाकरी करवाने के लिए, या अपने इमोशनल बैगेजेस उठवाने के लिए, क्या करने के लिए, या अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए। मतलब माँ बाप को ही कभी कभी समझ नहीं आता है। जब बच्चे कुछ नहीं करते तब माँ बाप बच्चों को सुनाते हैं, जब करते हैं तो कहते हैं भाई ये तो दूर चला गया, ये तो पता नहीं हमारे मरे पे भी आएगा या नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट मैं जब ऐसी फिल्में देखती हूँ ना, और मैं जानती हूँ कि हमारे जो पेरेंट साइड की जनरेशन है वो तो कभी इस मूवी को पसंद नहीं करेगी। उसमें तो बच्चे की ही गलती निकाली जाएगी कि कैसे बाप को छोड़ के भाग गया, कैसे बाप को धमकियां दे रहा है, ये तो गलत है। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि बाप कितना टॉर्चर कर रहा है, और ऊपर से ठरकी एक नंबर का है कि तीसरी शादी कर रहा है। मतलब वाह, वो कह रहा है कि भाई मैं छोटे को हॉस्टल भेज रहा हूँ, बड़े जो है वो मेरे साथ फैक्ट्री में रहेगा, फिर मेरी रातों का क्या होगा, तो चलो कर लो तीसरी शादी, और उसकी एक बेटी है तो मैं उसको प्यार दूंगा। अब नेचुरली आप अपने बच्चों को तो सर पे हाथ रखना आपको आता नहीं है, लेकिन दूसरे की बेटी को आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये बच्चे देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और इसे अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया था, विक्रम आदित्य मोटवानी यही नाम है, अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। उन्होंने डायरेक्ट की है, जिन्होंने लुटेरा भी डायरेक्ट की थी, और लुटेरा भी अच्छी मूवी थी और इसका भी मैं जो है रिव्यू कर चुकी हूँ। तो ओवरऑल ये मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा हुआ उस वक्त मैंने ये मूवी देखी नहीं, अगर मैं उस वक्त ये मूवी देख लेती तो पता नहीं मैं इस मूवी को कैसे समझती, क्योंकि 2010 मतलब कितना वक्त है, मतलब 14 15 16 साल कुछ ऐसे ही है, अब मैं नहीं गिन रही हूँ कितना है। तो अब 2026 चल रहा है, तो हाँ 16 साल, 16 साल पहले ये मूवी आई थी। और मैंने इसको नहीं देखा, शायद अच्छा है नहीं देखा, क्योंकि अब जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जो सिचुएशंस मैंने अपने आसपास देखी है, मेरे को अब ये फिल्म अगर उस वक्त देखती तो पता नहीं कितनी मुझे ये समझ में आती, क्या मैं इसको लेती। क्योंकि आप खुद भी, आप जब ग्रो करते हो, कभी आपको भी कभी कभी समझ तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो। आज मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, इसी वजह से मैं इस चैनल पर हूँ और आप लोगों से बात कर पाती हूँ।
तो एक एक्सप्रेस करने की भी एक मुझे लगता है एक समझ एक अलग तरह की होती है, जो जब तक हमें आती है, कई लोगों को बड़ी जल्दी आ जाती है, मेरे जैसों को बहुत देर में आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जब दुरुस्त आए तो तभी हम यूट्यूब पर आए, और जब यूट्यूब पे आए तो फिर आप सभी के सपोर्ट से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो इसी वजह से मेरा ये रहता है कि मैं अपने चैनल पर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और जिन लोगों ने भी उड़ान मूवी देख चुके हैं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस बताइएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा। देखिए, हर बार एजेंडा प्रोपोगेंडा की नजर से फिल्म को मत देखिए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए कि क्या आपने कभी खुद के साथ या अपने आसपास ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। तो आप ही बताइए, एक बच्चा क्या करे जब वो जो बनना चाहता है, बाप कहता है मैं कुछ भी करूंगा, तुझे वो नहीं बनने दूंगा जो तू चाहता है, अपनी मर्जी थोप रहा है बाप, उनकी सुन नहीं रहा है। तो हर इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वही वाली बात है। और मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझती हूँ, और इसी वजह से मैं ये मूवी आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी। तो आप लोग भी इस मूवी को देखिएगा और अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी कुछ ज्यादा, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रही हूँ, ऐसी चीजें मैंने अपने आसपास देखी हैं कि मैं फिर अपने उस जोन में चली जाती हूँ, मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है और मुझे लगता है कि मैं वो मंजर बिल्कुल वापस से जी रही हूँ। तो इसीलिए उस वक्त शायद मैं नहीं रो पाई, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं हिम्मत दिखाती तो बहुत सारे लोगों की लाइफ शायद बदल सकती थी, बट उतनी समझ नहीं थी ना। इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा दबाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर थोड़ा सा उनके साथ में एक फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए। और ये फ्रेंडली व्यवहार बच्चों के लिए ही नहीं, माँ बाप के लिए भी फायदेमंद रहता है। जितना बच्चा आपसे फ्रेंडली रहेगा, क्लोज रहेगा, आपके लिए ही अच्छा है। नहीं तो फिर वही भुगतो, बच्चे चले गए हैं, साल में 2 बार आए, फोन कभी कर दिया, फिर वही वाली बात हो गई ना। तो अपना ही नुकसान माँ बाप बेसिकली अपने ही वजह से जो है बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। हर बार बच्चे गलत नहीं होते, अगर हर बार माँ बाप गलत नहीं होते तो बच्चे भी गलत नहीं होते, और बच्चे भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस अपनी फैमिली के लिए करते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, बहुत सारे मतलब बच्चे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बच्चे करते हैं इसलिए वो दिखता नहीं है। और माँ बाप को एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है तो उनकी चीजों को अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे इतिहास में कौन था, श्रवण कुमार भी था जिसने अपने माँ बाप के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो ये भी एक बात है जो पेरेंट्स को भी समझनी होगी। पेरेंट्स वाकई बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैंने इस बात से कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन बच्चों का भी योगदान रहता है। हर बच्चा बुरा नहीं होता, हर औलाद कमीनी नहीं होती, मैं वही बात बताना चाहती हूँ। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो भी मैंने कहना था मैंने कह दिया। अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जो भी मैं कहना चाहती थी मैंने बहुत दिल से बोला है। और जो भी अपने आसपास जो सत्य घटनाएं हैं उनको अपने अंदर अपने जहन में रख कर बोला है। तो कुछ ये बनावटी काल्पनिक कहानियां मैं नहीं सुना रही हूँ, बस यही बात है जो आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये मूवी का लिंक मैं डाल दूंगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। और मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी, आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन हाजिर है। वीडियो को अगर आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो
ये कहानी थी और कहा जाता है ये अनुराग कश्यप और आदित्य विक्रम मोटवानी की पर्सनल जिंदगी से इंस्पायर हुई है, क्योंकि उनके और उनके फादर के रिश्ते थोड़े से नाजुक थे, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी कहानी को इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है। और मैं मानती हूँ कि होते हैं फादर्स जो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ सख्ती करते हैं और अपने बेटे को ही मैन बनाने के चक्कर में वो फिर बागी ही बना देते हैं। कुछ बच्चे शीमैन बन जाते हैं, कुछ बच्चे बागी बन जाते हैं और कुछ बच्चे जिंदा लाश बनकर उनके साथ रह रहे होते हैं, कहने को बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं, सच में मरे हुए हैं, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाला, समझने वाला वो जहन ही नहीं है, वो तजुर्बा ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई इन्होंने बच्चों ने दुनिया देखी ही नहीं है तो इसीलिए ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन भाई दुनिया देखने भी तो नहीं दी है आप लोगों ने। दुनिया देखने की बात करो तो फिर ये कहते हैं कि भाई तुम लोग चले जाओगे दूर, हमें कुछ हो गया, तुम तो हमारे मरे पे भी नहीं आ पाओगे। ये तो ऐसी बातें करते हैं। और बच्चा कहता है कि भाई अगर मैं खुद कहीं सेटल होऊंगा तो क्या मैं आपको नहीं पूछूंगा, क्या मैं आपको वहां नहीं बुलाऊंगा, या मैं ये नहीं कर सकूंगा। कहते हैं नहीं, कहाँ से आ सकोगे, क्या कर सकोगे। तो बच्चा भी कहता है छोड़ यार, जिंदगी भर एक गिल्ट को मैं लेकर जीने से अच्छा है कि मैं माँ बाप के साथ रहकर या थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उनके मन का समाधान करके जी लूं, क्योंकि मैं उस गिल्ट में नहीं जीना चाहता कि मैंने अपने माँ बाप को जो है वो देखा नहीं, उनकी तकलीफ को मैंने जाने अनजाने इग्नोर कर दिया, मैं इतनी दूर चला गया कि जब वाकई उनको मेरी जरूरत थी तो मैं उनके पास नहीं आ सका। तो ये बच्चों की ये सिचुएशन रहती है। तो खैर ठीक है, अब सिचुएशंस को डिस्कस करें तो बहुत सिचुएशंस निकलेंगी। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वक्त दिया मेरे वीडियो को, मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। इतना निकाल कर आप सुनते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।